स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। अय्यापुर थाना क्षेत्र में शनिवार को 0 माइल चौक पर शराब के नशे में ड्राइवर ने कई लोगों को कार से रौंदा, एक की हुई मौत। अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर माताओं ने किया निर्जला व्रत, जीवित पुत्र का। और शहर में सिया समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन और 72 शहीदों के चहलुम पर मातमी जुलूस निकाला। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। शनिवार की देर रात 0 माइल चौक पर शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने कई लोगों को कार से रौंदा। पीएमसीएच में इलाज के दौरान एक की मौत। शराब के नशे में कार सवार होकर चालक ने कई को रौंदा, 4 लोग गंभीर रूप से हुए हैं जख्मी। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के पास का बताया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कार में सवार चालक को हिरासत में लिया, वहीं कार को किया स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जाँच में जुटी है। ये बताया जा रहा है कि देर रात को गायघाट थाना क्षेत्र के भूसाड़ा से एक कार सवार होकर पहुंचे हुए लोगों ने शहर के अति व्यस्त इलाके 0 माइल चौक के पास अनियंत्रित होकर कई लोगों को रौंद डाला, जिसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और मामले में आरोपी शराब के नशे में चूड़ कार सवार चालक को हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लिया, जबकि इसमें 4 लोग भी जख्मी हुए हैं। बताया गया है 2 लोग मेडिकल कॉलेज में भेजे गए हैं, जिसमें एक की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में अय्यापुर थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, जिसमें शराब के नशे में एक कार के द्वारा दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद घायल लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जबकि वहीं इस मामले में अब तक 3 लोग मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। यहाँ से एक गाड़ी अनबैलेंस होते हुए कुछ लोगों को ठेला वाला के साथ मारते हुए आगे बढ़ी है, जिसमें अनेक लोगों को लेफ्ट राइट धक्का लगते हुए घायल करते हुए आगे जाके स्वयं एक्सीडेंट हो गया। लमसम कितने लोगों को धक्का लगा है? लगभग 8 से 10। कोई आदमी मतलब गंभीर रूप से जो घायल थे उनको शायद मेडिकल रेफर किया गया है 2 लोगों को। और गाड़ी वाले का कुछ पता है कि गाड़ी वाले अय्यापुर थाना वहाँ पहुँची है, तो उनको लेके गाड़ी और ड्राइवर दोनों को ले गया। सेंट्रो। ये गाड़ी कितनी देर से लगी हुई थी यहाँ पे? यहाँ लगी हुई नहीं थी, आगे से चलती हुई आई है। 15-20 मिनट तक लगी हुई थी। यहाँ लगल कहाँ करके उसमें से ड्राइवर तो 10-15 मिनट यहाँ रुका है और उसके बाद यहाँ से जैसे ही स्टार्ट किया है उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई। शराब उराब पी रखे थे क्या? अब तो उसके बाद तो आगे की पुष्टि के लिए जैसा लगा है उसके बिहेव को देखते हुए वहाँ जब पकड़ा गया एक्सीडेंट हुआ है तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी। इसके यहाँ पे कितने लोग को मारा है? यहाँ 2 ठेला वाला को, आगे एक टेम्पू वाले को, एक पीछे और 2 व्हीलर से आ रही थी, नानी नतनी थी, उसको गिराया। उसके बाद फिर उसके पीछे भी लगातार 3-4 आदमी को धक्का मारा। सर हम मुजफ्फरपुर से विश्वकर्मा पूजा करने के बाद प्रसादी उसादी बांटने के बाद घर चल गए थे 4 बजे। तो कृष्णा सिनेमा हम काम करते हैं मॉल के नीचे में। उसके बाद हम घर चले गए, घर खाना वाना बनवाए, फिर खाना वाना लिए खाए, और फिर साइकिल से जैसे कि हम ड्यूटी आ रहे थे सर। मेरा नाइट ड्यूटी है सर, और नाइट ड्यूटी आ रहे थे उसी समय ये घटना जैसे कि हुआ। क्या देखे घटना में, क्या हुआ, कैसे हुआ? सर क्या हुआ ये तो हमको अंदाज़ा नहीं है सर। हम तो पूरा बेहोश हो गए थे, इसलिए हमको पता नहीं है क्या मेरे साथ हुआ। आप किस चीज़ से जा रहे थे? सर साइकिल से। कहाँ पे ये घटना घटी? सर ये नहीं पता है किस जगह पर। आप कहाँ थे? सर हम साइकिल से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जी मुजफ्फरपुर। आप कहाँ पे थे जब घटना हुई? सर हम बखरी से आगे निकले हुए थे। ठीक है। उसके बाद अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ पर है। हम लेट हो रहा था, इसके चक्कर में जाने के समय में जैसे कि हम टाइम नहीं देख रहे थे, उसी में जैसे कि यह धक्का लगा है।
गाड़ी का स्थिति क्या रहा होगा जिसने धक्का मारा है उसने? सर ये तो नहीं पता है, लेकिन हम गाड़ी को देखबो नहीं किए हैं, तो लगा हम बेहोश हो गए, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता है। क्या नाम हुआ? सर दरोगा राय। हाँ, दुर्घटना हुई है, दोनों जख्मी हैं और दोनों का इलाज किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो वाहन चालक है उस पर कार्रवाई की जा रही है। कुल कितने लोग इसमें घायल तत्काल सूचना तो एक है जो जिनका इलाज हुआ है, और एक जो चालक है वो भी जख्मी है, उसका भी इलाज हुआ है, और सूचना मिलने पर उसके बारे में बताया जाए। गाड़ी चालक हैं गाय घाट के, और ये हैं अहियापुर थाना के गरहा के, मिर्ज़ापुर के। क्या कुछ नाम ये सब? जख्मी का नाम है दरोगा राय, मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, और वाहन चालक का नाम है गोविंद कुंवर। गोविंद कुंवर, पिता का नाम स्वर्गीय उमेश्वर कुंवर, घुसरा गायघाट के रहने वाले हैं। आगे क्या कर सकते हैं? आगे की प्रक्रिया हो रही है, उसको जेल भेजा जाएगा। इसमें और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं तो? नहीं है। शहर से लेकर गांव तक संतान की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत जीवित पुत्रिका की। संतान की दीर्घायु की कामना का त्योहार जीवित पुत्रिका व्रत रविवार को गांव से लेकर शहर तक धूमधाम के साथ मनाया गया। 3 दिन चलने वाले त्योहार के दूसरे दिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर जीवित पुत्रिका की कथा सुनी। कहते हैं कि हिंदू धर्म में संतान प्राप्ति, उनके दीर्घायु होने तथा सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत भी है। हिंदी पंचांग के अनुसार जितिया व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान की पूजा और प्रार्थना करती है। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण अगले दिन यानी नवमी तिथि को किया जाता है। जितिया व्रत पर छठ पूजा की तरह नहाए खाए की परंपरा होती है। यह व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, अपने दीर्घायु के लिए, सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। कितने साल से कर रही हैं? हम 10 साल से कर रहे हैं। क्या मांगे? वरदान मांगे हैं बच्चे की लंबे आयु के लिए। कैसे करते हैं इसको? दिन अष्टमी में उपवास एक दिन नहा खा, दूसरे दिन फास्टिंग रहता है, फिर कल होकर के पारण होता है। 3 दिन का त्योहार है। 3 दिन का त्योहार। त्योहार को कैसे निभा रहे हैं? क्या कठिन त्योहार है? हाँ, कठिन पर्व है। हाँ, तो अपने बेटे को लंबी उम्र के लिए मांगे हैं कि कितने साल से कर रही है? मैं 12 साल से कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने बेटों के लिए व्रत करती हूँ, और मुझे सहना भी अच्छा लगता है, और भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। सिर्फ भगवान पे, अनंत भगवान पे हमको ध्यान रहता है। और इस व्रत का हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारे पुत्र के लिए करते हैं, कि हाँ जीवित के लिए करते हैं, कि पहले के युग में जो कथा सुनते हैं कि पुत्र मर जाता था, इसीलिए ये व्रत भगवान ने हमें बनाए हैं कि हम लोग करें, और पुत्र के प्राप्ति के लिए। जिसको पुत्र ना होता है वो भी कर सकते हैं, जिसके पास बाल बच्चे नहीं है वो भी कर सकते हैं। लोग स्नान करते हैं, दूसरे दिन निराहार 24 घंटा व्रत करते हैं, तीसरे दिन पारण करते हैं। यह जीवित पुत्र का व्रत है। इसको करने से बच्चे का दीर्घायु होता है और पति का लंबा आयु के लिए भी करते हैं। IRCTC द्वारा उत्तर बिहार के भक्तों के लिए भारत दर्शन ट्रेन चलेगी। अगर आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। IRCTC आपको शिरडी और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा। आप अपने परिवार, अपने बच्चों और माता पिता के साथ इसका आनंद उठा सकते हैं। इसकी जानकारी ग्रुप जनरल मैनेजर ईस्टर्न जोन IRCTC के जफर आजम ने दी है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा 10 दिन और 11 रात की होगी। पहले भारत दर्शन नाम से ये 3 दिन चलाई जाती थी, लेकिन अब इसे अपग्रेड कर स्वदेश दर्शन किया गया है, जो दरभंगा से खुलेगी। मुजफ्फरपुर में इसका स्टॉपेज होगा। इसमें कुल 800 यात्रियों को यात्रा कराया जाएगा। ग्रुप मैनेजर ने बताया कि इस ट्रेन में यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी।
पूजा पाठ करने से लेकर डॉक्टर की भी व्यवस्था रहेगी ताकि किसी भी इमरजेंसी हालत में निपटा जा सके। ट्रेन में सात्विक भोजन कराया जाएगा। 10 अक्टूबर से ये यात्रा शुरू होगी। स्वदेश ट्रेन से आप उज्जैन के महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका का द्वारिकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, शिरडी, शनि शिंगणापुर और नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको 10 दिनों में कराया जाएगा। को हम लोग पैकेज से जोड़ रहे हैं। हमारे IRCTC के लोग गांव जा रहे हैं, बिल्कुल रूरल एरिया में जा करके टूरिज्म का प्रचार करेंगे और उन लोगों को स्वदेश दर्शन ट्रेन में बैठा लेंगे। स्वदेश दर्शन ट्रेन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। AC भी है, स्लीपर भी है, जो जिस क्लास में करना चाहे यात्रा वो कर सकता है। भोजन भी उसको तीनों समय का है, कहीं कोई नहीं, पानी की भी कोई कमी नहीं, बिल्कुल सात्विक भोजन मिलेगा। चूंकि ये धार्मिक यात्रा है तो हम लोगों ने भोजन सात्विक रखा है। ये ट्रेन बहुत सारे लोकेशन में जा रही है। ये पहले तो उज्जैन जाएगी, जो महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित हैं, भगवान शिव को समर्पित है ये यात्रा, इसलिए हम भगवान शिव के आराध्य स्थल जाएंगे। फिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे हमारे लोग। उसके बाद उनको हम द्वारका ले जाएंगे और द्वारका गुजरात ले जा करके वहाँ द्वारकाधीश मंदिर में उन लोगों को दर्शन कराएंगे और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी ले जाएंगे। उसके बाद उनको सोमनाथ ले जाएंगे, जिस सोमनाथ के नाम से आप लोग परिचित हैं। तो सोमनाथ में जो हमारे ज्योतिर्लिंग स्थित है भगवान शिव का, वहां भी उनको ले जाएंगे। उसके बाद उन लोगों को शिरडी ले जाएंगे। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन भी करेंगे, क्योंकि लोगों ने कहा कि हम लोग को शिरडी भी ले चलिए, तो हम लोगों ने लोगों का सेंटिमेंट का ख्याल रखते हुए शिरडी का भी प्रोग्राम बनाया। उसमें शनि श्रृंगारपुर और त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है अंत में, वो वहां जाएंगे। कब से कब तक चलेगी? ये 10 दिन ये यात्रा चलेगी, जिसमें 10 अक्टूबर से है। समय बहुत कम है, 10 अक्टूबर से है और ये 10 रात और 11 दिन की ये यात्रा होगी। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर आएंगे। इसके चार्ज बहुत कम है। 11 दिन का चार्ज स्लीपर का मात्र 18,450 रुपया है और 3 AC का 29। गांव से लेकर शहर तक भक्तों ने शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का नम आंखों से विसर्जन किया। जिले में गांव से लेकर शहर तक रविवार को धूमधाम से शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गाजी बाजी की धुन पर श्रद्धालु जमकर थिरके। सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। विभिन्न जलाशयों में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बाबा विश्वकर्मा की जयकारी की गूंज से आस्था और भक्ति का संचार होता रहा। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से विश्वकर्मा पूजा फीका पड़ा जा रहा था। वहीं विसर्जन के दौरान जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। ये महसूस हुआ कि हम लोग पूजा करते हैं, हम 2 साल से भी किए हैं। बहुत अफसोस है हम लोग के, बाबा विश्वकर्मा चले गए। अब अगला साल आस्था है, फिर आएंगे विश्वकर्मा जी, फिर धूमधाम से पूजा एवं किया जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये बातें यूरोलॉजी डॉक्टर शकीब साहब ने प्रेस वार्ता में कही। प्रोस्टेट कैंसर से सावधान रहने की आवश्यकता है। यह एक प्रकार का ग्लैंड होता है। यह कैंसर आमतौर पर 55 वर्ष या इससे अधिक की उम्र में लोगों में होती है। यह बातें यूरोलॉजी डॉक्टर साकिब साहब ने प्रेस वार्ता कर बताई। उन्होंने बताया कि अभी प्रोस्टेट अवेयरनेस कैंसर सप्ताह चल रहा है, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बीमारी के लक्षण हैं जैसे पेशाब पतला होना, इसमें खून आना, कमर या पैरों में तेज दर्द होना। तो आप समझ ले कि कहीं ना कहीं ये प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हैं, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इसका इलाज संभव है। बिहार क्या, अब तो मुजफ्फरपुर में भी इलाज होता है। बस जरूरत है समय पर इस बीमारी की पहचान करने की। आपको अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप फौरन डॉक्टर की सलाह लें। वहां पर आपका कुछ टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद बायोप्सी होगा। इससे इस बीमारी के बारे में पता लगेगा और इसका इलाज शुरू किया जाएगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है। सबसे पहले अपना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर साकिब साहब है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य है कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अवेयरनेस जगाना। ये प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और प्रोस्टेट कैंसर आज के युग में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है पूरे विश्व में और ये मर्दों में होता है, पुरुषों में होता है। बेसिकली प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जो कि सारे पुरुषों में होता है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसका साइज़ भी बढ़ता रहता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट 70 to 80% जो पेशेंट्स होते हैं उनको बिनाइन प्रोस्टेटिक डिजीज़ होती है, मतलब वो कैंसर नहीं होता है,
लेकिन उनमें से कुछ मरीज़ों को प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, और दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं, इसलिए कई बार पता करना संभव नहीं रहता है। इसलिए जब भी आपको, या जो भी मतलब वृद्ध मरीज़ हैं, 55 से ऊपर के जो मरीज़ हैं, उनको पेशाब की धार पतली हो जाए, बार बार पेशाब आने लगे, पेशाब बहुत तेज़ लगने लगे, पेशाब शुरू करने में दिक्कत होने लगे, पेशाब में रक्त आने लगे, या कमर में दर्द होने लगे, पैरों में दर्द होने लगे, या रात में बार बार उठना पड़े, तो वो आके एक बार अपना इवैल्यूएशन करा लें। उसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड, एक सीरम PSA कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता चल सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को है कि नहीं है। ये 55 के ऊपर के ही लोगों को बताया, तो लक्षण क्या है सर इसका? ये 55 लक्षण मैंने बताया ना आपको कि इसके लक्षण स्पेसिफिक नहीं है। जो बेनाइन डिजीज़, मतलब कि जो कैंसर वाली चीज़ नहीं होती है, जो मामूली बीमारी होती है जिसमें सिर्फ ग्रंथि बढ़ जाती है, उसमें और कैंसर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। कुछ लक्षण होते हैं जो कैंसर में ज़्यादा होते हैं, वो बेसिकली जैसे पेशाब में खून आ जाना, या कमर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, ये सब लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा होते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक डिजीज़ में कम होते हैं। ये इलाज क्या है? इसका इलाज संभव है। ये एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है, ये बहुत समय देता है और वृद्ध अवस्था में होता है, तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इसका इलाज संभव है। इसीलिए ये अवेयरनेस मंथ हमने रखा है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर आपको है तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही विशेषज्ञ के पास चले जाते हैं तो उसका उपचार संभव है। इसका ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है। पहले तो हमें पता करना पड़ता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। वो पता करने के लिए हमें एक बायोप्सी लेनी पड़ती है। बायोप्सी लेने से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम उसकी स्टेजिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे CT स्कैन, MP, MRI, इन सब चीज़ों से उसकी स्टेजिंग करके हम पता करते हैं क्या स्टेज है। जो अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं उसमें ऑपरेशन संभव है। यदि कैंसर थोड़ा बढ़ जाता है तब भी घबराने की बात नहीं होती कि इसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऐसे एडवांस्ड दवाएं अवेलेबल है जिससे मेटास्टैटिक कैंसर, जो फैले हुए कैंसर, उनका भी इलाज संभव रहता है। 1.5 करोड़ की रंगदारी मामले के पीड़ित व्यवसायी से मिलने पहुंचे जदयू के नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर जमकर हमला किया। व्यवसायी से 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में रविवार को कपड़ा व्यवसायी रंजन कुमार से महानगर जनता दल यूनाइटेड का एक शिष्टमंडल जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शुक्ला रोड स्थित व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर पहुंचा। इस दौरान अध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत से जानकारी लेते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं, जनता का राज है। घटना के बाद 24 घंटा के अंतर आरोपी की गिरफ्तारी यह साबित करता है बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना तत्पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे नेता अपनी उल जलूल बयानों से इनका मनोबल नहीं तोड़ सकते। वह विपक्ष का कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि आरोपी का जदयू से कोई नाता नहीं है, विपक्ष सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम करता है। मुजफ्फरपुर शहर के अंतर्गत रंजन वस्त्रालय जो रंजन टिब्रेवाल जी का है, जो दिनांक 16 तारीख को हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो बयान दिया गया है और अपराधियों को जेडीयू के नेता बताने का काम जो किए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। मनगढ़ंत कहानी रचने में बीजेपी वाला का खैर कोई जुरा नहीं है। और मुझे लगता है कि जब से पद पर से हटने के बाद विजय कुमार सिन्हा जी का मानसिक संतुलन लगता है गड़बड़ा चुका है, क्योंकि जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग किए हैं वो पटेल जाति से आते हैं, इसीलिए उन्हें जेडीयू के कार्यकर्ता बताया गया है। अगर विजय सिन्हा जी को मैं कहता हूं कि पता करें, अगर जेडीयू की कार्यकर्ता के रूप में अगर साबित कर देते हैं तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। लेकिन इस तरह के झूठे बयान और सरकार के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर और कोई भी व्यवसाय वर्ग के साथ घटना घटी है उसके प्रति हम लोग सहानुभूति व्यक्त करते हैं और
लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम प्रतिपक्ष के नेता नहीं करें। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किस माफिया के संरक्षण में वो अपराधी लोग रंगदारी मांग रहे हैं और उस माफिया संरक्षण का किसका सहयोग मिलता है, किस दल का सहयोग मिलता है, इसकी जांच अगर कराया जाए तो कहीं ना कहीं से भाजपा वाले इसमें संलिप्तता पाई जाएगी, क्योंकि भाजपा वाले केंद्र में बैठकर और भू माफिया, अपराध माफिया और अपराधी को संरक्षण देने का काम करती है। हम तो कहेंगे कि विजय सिन्हा जी नहीं, विजय सिन्हा जैसे जितने भी भाजपा के नेता है, गिरिराज सिंह हो, विजय सिन्हा जी हो, मोदी, सुशील मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, इस सभी का पीएस से लेकर इनका मोबाइल का जो भी सहयोगी आसपास के जो है और जो इनके पीएस सचिव है, उन सभी का मोबाइल खंगाला जाए और कहीं ना कहीं ये अपराधी से साठ-गांठ का संलिप्तता पाया जाएगा और ये मनगढ़ंत कहानी रचकर हमारे बिहार में नए गठबंधन की सरकार को बदनाम करने की जो ये घटना घटी और जो संज्ञान में आया उसके तुरंत हमारे पुलिस कप्तान मुजफ्फरपुर के अपराधी को 24 घंटे में सलाखों के पीछे करने का काम किए हैं, जो धन्यवाद के पात्र हैं। आज आने का उद्देश्य क्या? आज आकर गिरफ्तारी के बाद जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं उनकी क्या स्थिति है, मानसिक तौर से कोई दबाव में ये सब हैं, क्या मतलब कानून के तहत जो कार्य हो रहा है, वो जो हमारे सरकार में कानून का राज है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इन सारी चीज़ों का जानकारी लेने आए हैं और इनको सांत्वना भी देने आए हैं कि कानून अपने काम को ढंग से कर रहा, कहीं लैप्सेज है या नहीं। अगर लैप्सेज है तो उसको आप बताने का काम करेंगे, जिनका हम लोग ऊपर के पदाधिकारियों से बात कर आपको तुरंत इसमें सहूलियत दिलवाने का काम। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open.
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है।
और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। गांधी पुस्तकालय के सभागार में खदान व्यवसायी संघ के कार्य समिति की अहम बैठक की गई। खदान व्यवसायी संघ मुजफ्फरपुर के कार्यकारिणी समिति की बैठक गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय के सभागार में नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप कुमार की अध्यक्षता में हुई, जहां उनका एवं अन्य पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि आज खदान व्यापारी काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसानों से सीधे खरीद एवं उनके बड़े बड़े मॉल तथा ऑनलाइन बिजनेस के कारण खदान एवं खाद्य पदार्थों के व्यवसायियों की हालत खराब है। हमारी सरकार से मांग है कि खुदरा खाद्य पदार्थों के व्यापार पर बहुराष्ट्रीय कंपनी को तरजीह देना बंद करे जाए, छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए, सभी प्रकार के खदान जो कि जीएसटी से पूर्णतः मुक्त किया जाए। बाजार समिति के दुकानदारों को उनके दुकान का एक मुक्त राशि लेकर उन्हें दुकान लीज पर दे दिया जाए, क्योंकि करीब 50 वर्ष से उन्हें अपने स्थान से विस्थापित कर इस निर्जन स्थान पर लाया गया था और अब कृषि कानून भी लागू नहीं है। खाद्यान्न व्यवसायी संघ एक लंबे अरसे से यह शिथिल पड़ा हुआ था। अब एक लंबे अवधि के बाद लोगों ने महसूस किया कि बहुत सारी व्यावसायिक संघ समस्याएं हैं और उसके निदान हेतु अपना एक मजबूत प्लेटफार्म होना चाहिए। तो गोला रोड और बाजार समिति के व्यापारियों ने मिलकर खाद्यान्न व्यवसायी संघ मुजफ्फरपुर का गठन किया है, जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तो हाँ, सभी खाद्य पदार्थ जो भी खाद्यान्न के हैं, खुदरा थोक, सभी इसके सदस्य होंगे। तो हम लोग का उद्देश्य है कि इसको जितने खाद्यान्न व्यापारी छोटे बड़े हैं उनको जोड़कर उनको सदस्य बनाना है और इसको प्रखंड स्तर पर भी ले जाना है। जो प्रखंड स्तरीय जो भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उनको जोड़कर उनकी समस्याओं को भी हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। उस कड़ी में सबसे पहले जो दो प्रमुख समस्या है, एक तो बाजार समिति। तो करीब 50 वर्ष पूर्व जब यहाँ गोला, अंडी गोला और अगल बगल क्षेत्र में लोग अपने स्थान पर व्यापार करते थे, तो कृषि विपणन अधिनियम के द्वारा उन्हें यहाँ से विस्थापित कर निर्जन अहियापुर में उनको व्यापार करने में विवश किया गया। उस समय उनको जाना एक तरह से समझिए कि खतरनाक क्षेत्र से गुजरने के समान था। भगवान का नाम लेकर लोग जाते थे और भगवान का नाम लेकर लोग सामने आते थे। क्योंकि बहुत सारी आपराधिक घटनाएं उनके साथ होती थी, दूर तो होता ही था, फिर भी किसी तरह से, चूँकि सरकार और प्रशासन का आदेश को मानना है, लोगों ने वहाँ जाकर व्यापार किया और व्यापार करते हुए आज वो इलाका भी विकसित हुआ। लेकिन वहाँ अब जो स्थिति यह है कि जब बाजार समिति निरसन विधेयक के द्वारा इसको निश्चित कर इसको मुक्त कर दिया गया, तो उसका कोई देख रेख करना छोड़ दिया गया, जिसके वजह से वहाँ की स्थिति नारकीय हो गई। अब इधर के दिनों में उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन उसमें गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो, उसका ध्यान रखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी ये मांग है सरकार से कि लंबे अरसे से हम लोग वहाँ सेवा दिए हैं और व्यापार कर रहे हैं, सरकार को राजस्व विभिन्न मद में देते हैं, तो चूँकि अब उस पर कृषि कानून लागू नहीं है, बाजार शुल्क देना नहीं है, तो वो दुकानें जो है हमें सेटल कर दिया जाए। वो जो उसका शहर में सिया समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन और करबला में शहीद हुए 72 शहीदों के चहल्लुम पर मातमी जुलूस निकाला। इमाम हुसैन और उनके साथ करबला में शहीद होने वाले 72 शहीदों के चहल्लुम के मौके पर सिया समुदाय की ओर से रविवार को मातमी जुलूस निकाला गया। कमरा मोहल्ले के बड़ा इमामबाड़ा में मजलिस का आयोजन किया गया। इस मजलिस को बेंगलोर के मौलाना मीर मेकदाद अली आब्दी ने खिताब किया। मजलिस के बाद इमामबाड़ा से मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें अलम और ताबूत के साथ सिया समुदाय के बच्चे, बूढ़े और जवानों ने या हुसैन की आवाज बुलंद कर नौहा और मातम किया। मातमी जुलूस बनारस बैंक चौक, नवाब रोड, लकड़ी ढाई होते हुए इमामबाड़ा मोहल्ले की कमड़ा पहुंची, जहां पर अलविदा नौहा पढ़ा गया। फिर जियारते अरबईन पढ़ी गई, जिसमें सभी लोग सम्मानित हुए। शाम 4:30 बजे बड़ा इमामबाड़ा से नवाब मोहम्मद तकी का वफ़द
स्टेट का जुलूस रिवायती अंदाज में निकाला गया, जिसमें अलम और ताबूत के साथ इमाम हुसैन की सवारी जुहल जनाह का जियारत के लिए शामिल था। ज्ञात हो कि इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत यानी 10 मुहर्रम के 40 दिन बाद इन शहीदाने करबला का चेहलुम मनाया जाता है और इस दिन सिया समुदाय के लोग नंगे पावर जुलूस में शामिल होते हैं और नौहा मातम के साथ इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। शाम को कमरा मोहल्ले से निकाला जुलूस शहर के विभिन्न रास्तों गोला रोड, पंकज मार्केट, सरैयागंज, कंपनी बाग होते हुए बड़ी करबला पहुंचा। जुलूस में शामिल आजादारों ने ब्लेड, जंजीर, तलवार से मातम किया और लहूलुहान होकर मातम किया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन रहा। और इमाम हुसैन सलाम ने जो करबला में बलिदान दिया था जुल्म के ख़िलाफ़, यजीद एक बहुत ही क्रूर शासक था, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ 10 मुहर्रम को बलिदान दिया था। उसका आज 40वां दिन है। उस दिन हम लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए उनकी जो कुर्बानी दी, कल रात हम लोगों ने आग मातम किया और ये बताने के लिए कि जो भी जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होता है दुनिया में कभी भी, तो जालिम हर किस्म की सियासत करता है। खाना बंद करेगा, पानी बंद करेगा, उसे हर किस्म से प्रताड़ित करेगा, जुल्म करेगा। हम लोग हर तरीके से भूखे प्यासे रह के, आग पे चल के, खुद अपने आप को अपने हाथ से और जंजीर से मार के ये बताना चाहते हैं कि हम भी अगर उस दिन करबला में होते तो इमाम हुसैन के साथ रह के और यजीद ऐसे जालिम शासक से लड़ के और दुनिया से जुल्म को ख़त्म करते। लेकिन उस दिन हम नहीं हैं, तो आज हम दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं कि इमाम हुसैन के रास्ते पे चलने के बाद हम हमेशा जालिम से मुकाबला करेंगे, चाहे वो जालिम बाहर के हिंदुस्तान के बाहर का हो या हिंदुस्तान के अंदर का हो। और हम अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को कभी भी जालिम के हाथ में किसी वक्त भी नहीं जाने देंगे। जब गांधी जी ने खुद जालिमों से आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से इमाम हुसैन का पथ चुना, रास्ता चुना, तो हम भी उसी रास्ते को चुनते हुए समाज को, अपने मुल्क को जुल्म से आज़ाद कराएंगे। इमाम हुसैन ने जुल्म से लड़ने का सारा तरीका बता दिया और आखिर में ये बता दिया कि कुछ अगर जालिम जितना भी मजबूत हो, इतना ज़रूर करो कि मर जाओ लेकिन सामने झुको नहीं उसके। हम भी यही करेंगे हमेशा कि इमाम हुसैन के नाम के ऊपर चलते हुए जालिम से लड़ते ज़रूर रहेंगे, झुकेंगे नहीं। क्योंकि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी जब 22 साल वो जेल में रह गए तो आखिर में उनको ख्याल ये आया कि अब हम सोचते हैं कि अब हम जालिम से हाथ मिला लें। उसी रात वो कहते हैं कि हमें इमाम हुसैन याद आए और कहा कि जब उन्होंने सब कुछ लुटा दिया तो हम जालिम से नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो 27 साल जेल में रहे लेकिन जुल्म से लड़ते रहे। यही है, इसीलिए हम इमाम हुसैन को याद करते हैं, इसलिए कि इमाम हुसैन ने ईश्वर के लिए सब कुछ कुर्बान किया। हम लोग इमाम हुसैन को याद करके, ईश्वर के लिए सब कुछ कुर्बान करके अपने समाज, मुल्क को जन्नत का नमूना बनाएंगे। यही आज 40वां है, हम इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बैरिया स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में लेयर फार्मिंग एसोसिएशन द्वारा अंडा उत्पाद को लेकर बैठक की गई। अंडा उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार लेयर फार्मिंग एसोसिएशन ने रविवार को एक बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद से बिहार में जो भी अंडा बिक्री होगी उसका बिक्री रेट बिहार लेयर फार्मिंग एसोसिएशन ही तय करेगा। ज्ञात हो, अभी तक बिहार में जो अंडा बिक्री होता था उसका बिक्री रेट साउथ इंडिया से तय होता था। दिलीप कुमार लेयर फार्मर ने बताया कि अंडा उत्पादन में देश भर में सबसे अच्छा क्वालिटी बिहार का ही होता है। बाहर के राज्यों में जो अंडा उत्पादन होता है उसमें लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी जिह्वा के लिए ठीक नहीं होता है। हमारा बिहार इसमें दूसरे राज्यों से कई कदम आगे है। इसके बावजूद अभी तक हम लोगों का अपना कोई बिक्री रेट नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आज के बाद जो भी अंडा बिक्री के लिए बाजार में उतरेगा उसका बिक्री रेट बिहार से तय होगा। तरफ से आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। बिहार में लेयर फार्मिंग की शुरुआत 2014-15 से निरंतर चल रही है और उसका रूपरेखा भी बढ़ रहा है, लेकिन बिहार का कोई अपना रेट नहीं है। ये दूसरे पे डिपेंडेंसी है, बड़वाला के साउथ को रेटों पे निर्भर करती है। जबकि बिहार का अंडा पूरे भारत में सबसे उच्च क्वालिटी की अंडा है हमारे। हम डायरेक्ट सोर्सों से यहाँ अंडा उत्पादन करते हैं, मक्का, सोया और अलग जगह पे बहुत ऐसे भी पदार्थ हैं जो यूज किया जाता है कि जो नहीं खिलाया जा सकता है जीव को। फिर भी ना हमारा कोई रेट है इससे पहले और ना ही कोई अपना महत्वाकांक्षा है। तो आज हम इस बैनर तले, बिहार लेयर फार्मर एसोसिएशन के बैनर तले अपना रेट निर्धारण किए हैं। आज से बिहार का रेट बिहार के फार्मरों के लिए होगा और हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। आज से आंध्र से डिपेंडेंसी प्रमुख आंध्र प्रदेश से जो आता है, हम साउथ के स्टेटों को और बाहर के स्टेटों से कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ आके अंडा ना बिके, हमारे ताज़ा अंडा हमारे बिहार वासियों को मिले। तकनीकी रूप से उस
दिशा में क्या पहल की गई है आज की खास बैठक? टेक्निकल रूप से आज एक मजबूत एसोसिएशन का गठन हुआ है और उस एसोसिएशन को सरकार के रजिस्टर में उसको हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं और सारी प्रक्रिया जो ही है वो कि हो जाएगी तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन उसका भी दिया जाएगा कि सरकार के द्वारा फिर क्या पहल हो रही है उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, मैं समस्तीपुर के एक लेयर फार्मर हूँ और इसमें विगत 7-8 सालों से लगा हुआ हूँ। पंचायत भवन में कटरा कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक की गई। कटरा कांग्रेस कमेटी की बैठक रविवार को मधेपुरा के अम्मा स्थित पंचायत भवन पर रामदयाल ओझा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 24 सितंबर को हथौड़ी से कटरा प्रखंड मुख्यालय तक महंगाई, बेरोजगारी एवं सामाजिक हिंसा के खिलाफ आयोजित भारत जोड़ो पदयात्रा का सफल संचालन कैसे हो, इस पर राजनीति तैयार की गई। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी ने अनिश्चितता के दौर में मजबूत इरादों के साथ समाज से सभी वर्गों के हित में 3570 किलोमीटर की यात्रा से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने की मुहिम को हम सभी मिलकर गांव-गांव इस संदेश को पहुंचाने के लिए आज तैयारी का बैठक आयोजन किए हैं। इस बैठक में कई पंचायत के वार्ड सदस्य गण, उप मुखिया गण, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ व्यापक विमर्श कर कार्यक्रम की सफलता का संकल्प लिया है। कटरा प्रखंड के मधेपुरा पंचायत अंतर्गत अम्मा गांव में सामुदायिक भवन पर दिनांक 24/9/2022 को जो राहुल जी के द्वारा संपूर्ण देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो 3570 किलोमीटर की जो पदयात्रा महंगाई, बेरोजगारी एवं सामाजिक असमानता को केंद्र बिंदु में रखकर जो पूरे हिंदुस्तान के पदयात्रा पर निकला है, उन्होंने आज उसके समर्थन में अम्मा पंचायत में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामदयाल ओझा जी की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य जो 24/9/2022 शनिवार को कटरा प्रखंड के हथौड़ी पंचायत से चलकर कटरा प्रखंड मुख्यालय तक सैकड़ों पदयात्री इस कार्यक्रम में पंचायत तक अपने संदेश को लेकर आम आवाम को, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर और हम इस गांधी के हिंदुस्तान में जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं केंद्र की सत्ता में, उनको जगाने के लिए, अपनी वेदना को बताने के लिए आज हम सभी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में सर्वसम्मति से हमारे पंचायत के और आसपास के पंचायत के कई सम्मानित वार्ड सदस्यगण भी इस बैठक में उपस्थित हैं। हमारे इस पंचायत के सम्मानित उप मुखिया जी भी इस कार्यक्रम में शामिल है। सब लोगों को हम कांग्रेस कमेटी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पे अपील करते हैं कि गांधी ने जो एक सुंदर स्वराज की स्थापना के लिए, सुंदर ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए जो एक सपना देखा था, आज हम सब लोग एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस सपने को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। और इस सम्मानित मंच से यह निर्णय लिया गया है कि पद यात्रा को सभी क्षेत्रों से अपार स्नेह समर्थन है और निश्चित ही यह पद यात्रा राहुल जी के हाथों को मजबूत करेगी और एक आधुनिक हिंदुस्तान के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेगी। जिला हम पार्टी के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के 78वें जन्मदिन पर केक काटा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री सब पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी का 78वां जन्मदिन माड़ीपुर के एक निजी होटल में केक काटकर मनाया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के लंबी आयु की कामना की। इस अवसर पर पार्टी के नेता शरीफुल हक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गरीब और मजलूम की आवाज हैं। वह पूरे हिंदुस्तान में अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों की समस्या को उठाया है और मुस्लिमों के आवाज को बुलंद किया है। ईश्वर से कामना है कि उन्हें लंबी उम्र दे और उन्हें स्वस्थ रखे। इस दौरान हम के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी का जन्मदिन उत्साह से मनाया। पूरे बिहार के जिलों में और पटना मुख्यालय में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और इस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी कड़ी को देखते हुए आज मुजफ्फरपुर में जिला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से केक काटकर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस उम्र में भी हमेशा गरीबों की आवाज़, बेजुबानों की आवाज़, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। मेरी भगवान ईश्वर और खुदा से ये प्रार्थना है कि हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी का लंबा उम्र रहे और वो स्वस्थ रहें, ताकि हम कार्यकर्ताओं की हौसला हमेशा वो बढ़ाते रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहें। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है, हम तमाम कार्यकर्ताओं की यही शुभकामना है। शरीफुल हक, जिला अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। रानी सती मंदिर के सभागार में मुक्तिधाम प्रबंधन कार्य समिति की बैठक की गई। मुक्तिधाम प्रबंधन कार्यकारिणी की बैठक रविवार को रानी सती मंदिर ट्रस्ट सभागार में की गई, जिसमें पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही नए कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। संयोजक रमेश केजरीवाल ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में मुक्ति रथ को निःशुल्क कर दिया गया है। केवल नगर निगम के क्षेत्र के बाहर से जो लोग श्राद्ध कर्म के लिए आएंगे उनको ही शुल्क लगेगा। सीधी घाट के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार के तरफ से फंड दिया गया है, उस पर कैसे कार्य करना है उसकी भी चर्चा इस बैठक में की गई है। जल्द ही मुक्तिधाम में बिजली चलित सौदागिरी आरंभ करने की हम लोगों की योजना है। इसके लिए भी सरकार के तरफ से वित्तीय राशि की घोषणा कर दी गई है। मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की हम लोगों की योजना है। इसी पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये बैठक मुक्तिधाम प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में जो पहले से जो कार्य हो चुके हैं उसकी भी समीक्षा हो रही है और उसके साथ में जो भावी कार्यक्रम हम लोगों की जो है उसकी भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और उसको आगे ला रहे हैं। जो जो सरकार के द्वारा और निजी तरीके से जनता के द्वारा जो भी इसका सहयोग हो रहा है, इसी पर ये चर्चा चल रही है। यही हम लोगों की कार्यकारिणी समिति के अंदर में बात हो रही है। आज हमारी कार्यकारिणी समिति की बैठक है और आपको इसमें बता दें कि हम लोगों ने जो हमारे यहाँ जो अभी तक जो हुई है उसके अंदर मंदिर का निर्माण भी हुआ है, उसमें गेट का निर्माण हुआ है, गेट का निर्माण पूरा हो चुका है और जो सौदा प्लेटफॉर्म है उस सब का निर्माण, शेड की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था, उसका पानी की व्यवस्था, स्नान करने की व्यवस्था और ये सब बातें, मंदिर की व्यवस्था और सब और इसी के तहत हम लोगों ने अभी इस बात को भी हम लोगों को बात में करनी है कि जो गाड़ी हमारे यहाँ वहाँ चलती है मुक्ति रथ, उसको नगर निगम क्षेत्र में जो चलेगी वो हम लोगों ने उसको फ्री कर दिया है। आज कहीं से भी नगर निगम के क्षेत्र से किसी को भी अपने परिजन को लेकर वहाँ जाना है दाह संस्कार के लिए, तो उसके लिए उनको एक पैसा नहीं देना है। और पहले हम लोग का शुल्क हम लोग लिया करते थे, ये हम लोगों ने एक सुविधा वहाँ पर दी है। और नगर निगम के क्षेत्र के बाहर अगर जाती है तो उसी का केवल शुल्क लगेगा और नगर निगम क्षेत्र में अगर है वो शुल्क नहीं लगेगा। उसके बाद में हम लोगों के सरकारी स्तर पर जो सीढ़ी घाट, सीढ़ी घाट नगर निगम क्षेत्र में जो सीढ़ी घाट है वो सीढ़ी घाट की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है और वो काफ़ी अच्छी 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट ये भी हम समझते हैं 1 साल के अंदर फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद में सरकार की भावी कार्यक्रम भी हैं जिसके अंदर में बिजली का बिजली सौदागरी और सौंदर्यीकरण और 2 घाटों को जोड़ने की व्यवस्था हो सकता है कि हम उसी के अंदर में उसको लाने की कोशिश करें और लाएंगे और पर्यटन स्थल के रूप में मंदिर का और इस सब की व्यवस्था। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेहो। पेहो बिहार का पहला डिजिटल यूपीआई ऐप है।
अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेयर चुनाव को लेकर शहर की राजनीति काफी चरम सीमा पर पहुंच गई है। लोग बड़े बड़े धुरंधर मैदान में कूद रहे हैं और अपनी राजनीतिक धुरी तय करने के लिए लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। इन सबों के बीच आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि उनका जो इतिहास काफी मतलब राजनीतिक से भरा हुआ है। विशाल कुमार जी, सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, पहला सवाल, कैसे मन में आया मेयर चुनाव लड़ने का आपका? जी बिल्कुल स्पष्ट है, मेयर चुनाव लड़ने का ख्याल मन में आया मुजफ्फरपुर के विकास करने के लिए। जितने भी कार्य हो रहे हैं मुजफ्फरपुर में आए दिन, कोई भी कार्य सुचारू ढंग से नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं नगर निगम की जो स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। न वहाँ पे सही से वृद्धा पेंशन लोगों को मिल पा रहा है, न किसी प्रकार का कोई कार्य उनका पूरा हो पा रहा है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम में, जिस समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है। विशाल जी, एक चीज बताइए कि जनता के बीच जा रहे हैं, क्या ऐसा आपने अपने जिंदगी में उपलब्धियां हैं वो तो कम से कम बताइए कि आप अचानक मेयर का चुनाव की घोषणा कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि रही आपके? जी बिल्कुल, मैं हमेशा से सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया हूँ, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी हो उसमें बढ़ चढ़ के लोगों का मदद किया, चाहे जितनी भी तरह की समस्याएं आती है शहर में, जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उन सबों में हिस्सा लेता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं नशा मुक्ति अभियान भी चलाता हूँ, जो हमारी आज से नहीं मैं अपने छात्र जीवन से चलाता हूँ, और ये जागरूकता मैं लोगों में सदैव फैलाता रहा हूँ कि नशा को रोकिए, शिक्षा पे बढ़ावा दीजिए, तब जाके समाज आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपके परिवार में राजनीतिक में और कोई लोग? जी बिल्कुल ही नहीं, कोई लोग नहीं है हमारे परिवार में राजनीति से। मैं सर्वप्रथम आया हूँ राजनीति में। राजनीतिक में आने का मन कैसे बनाया आपने? सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, अपने भाई मित्र इष्ट मित्र मुजफ्फरपुर वासियों की सेवा के लिए राजनीति में आने का भाव बनाया हमने। अच्छा, लोगों के बीच जाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? लोगों के बीच जाना है, स्मार्ट सिटी के तहत मुजफ्फरपुर को स्मार्ट बनाने का एजेंडा है। बहुत सारी विजन लेके चला हूँ मैं मुजफ्फरपुर के विकास के लिए। उन सब विजनों पे काम करना है, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो, वह सड़क की समस्या हो, या बिजली की समस्या हो, या स्लम बस्ती में बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे प्रॉपर वे में न पानी का व्यवस्था है, न नाले की व्यवस्था है, न सुचारू ढंग से बिजली की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य केंद्र अच्छे ढंग से चलना है। इन सभी मुद्दों पे हमें काम करना है। आपके सामने बड़े बड़े धुरंधर कैंडिडेट हैं, क्या कहेंगे? ये मायने नहीं रखता कि हमारे सामने किस तरह के धुरंधर कैंडिडेट है। मैं जनता के बीच में जाके अपने विजन को रखूंगा, सब लोगों से आशीर्वाद लूंगा, और जो समस्याएं शहर में उसको दूर करूंगा। इन धुरंधरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनावी मैदान में मुजफ्फरपुर का नेता नहीं, मुजफ्फरपुर का बेटा आया है। जनता इस बात को समझेगी, हमारे विचारों को समझेगी, सभी मतदाता मालिक हम पे भरोसा जताएगी, और मैं नगर निगम का पूरा विकास करूंगा। ये थे युवा नेता जो एक विजन के साथ मेयर का चुनाव लड़ने मैदान में उतरे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी हाई प्रोफाइल हो रहा है, क्योंकि मेयर चुनाव आम लोग पहली बार मेयर चुनकर बनाएंगे खुद से। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मेयर चुनाव का पारा कितना हाई जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। पेहो बिहार का पहला डिजिटल यूपीआई ऐप है। बिहार के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पेहो का लॉन्च किया गया है। आप और हम इसे सफल बनाने के लिए पेहो से जुड़े इस यूपीआई ऐप को अभी डाउनलोड करें। पेहो बिहार का पहला डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर बिहार से की गई है, और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सबका साथ चाहिए।